हेलो। हाँ, नमस्ते। चलो हम सुप्रीम कोर्ट का रिवीजन कर लेते हैं। एक बार पूरा डिटेल से हमने पढ़ लिया, अब रिवीजन में हम देखते हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय संविधान का हमने भाग 5 डिस्कस करना है। उसका अध्याय 4 है, चैप्टर 4, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। अनुच्छेद 124 से 147 तक हम डिस्कस करने वाले हैं। आर्टिकल बेसिकली जो 124 है वो ये बताता है, 7 बातें बेसिकली बताता है। कैसे याद करेंगे हम 124 को? 1 2 4 4 2 6 और 1 7, तो 124 में लगभग 7 बातें लिखी गई हैं। सबसे पहली संख्या के बारे में बात है कि सर्वोच्च न्यायालय में 1+7 न्यायाधीश होंगे। ये मूल संविधान में ऐसा लिखा हुआ था। संसद टाइम टाइम पर इनकी संख्या बढ़ाती रहती है। जब संख्या बढ़ाती है तब संविधान में संशोधन नहीं होता है। मूल संविधान में आज भी 1+7 संख्या लिखी गई है, जबकि असल में 1+33 अभी न्यायाधीश अपने सर्वोच्च न्यायालय में है। कार्यकाल की बात है तो कार्यकाल नहीं है इनका, केवल रिटायरमेंट की उम्र लिखी गई है 65 ईयर। और अगर उम्र से संबंधित कोई भी पर्सन उठता है तो उसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? पार्लियामेंट, संसद के द्वारा। योग्यता के बारे में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा 3 में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए। या तो हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक एडवोकेसी जज रहा हो, 10 वर्ष तक कोई वकील का पद या कोई न्यायिक अधिकारी का पद। इसमें एक हाई कोर्ट, एक से अधिक हाई कोर्ट भी शामिल है। और तीसरा बताया, राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत विधिवेता हो। इस आधार पर आज तक किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई हो। कार्यकाल के बारे में आपको बताया कि कार्यकाल 65 ईयर है, एज ऑफ रिटायरमेंट है, असल में कार्यकाल नहीं होता है। शपथ का आपको बता दिया, संविधान की 3री अनुसूची के प्रारूप के तहत शपथ ली जाएगी राष्ट्रपति के समक्ष। हटाने की प्रोसीजर हमें बताया 124(4) में हटाने की प्रक्रिया के बारे में बेसिकली बताया गया है। और इस पर आधार लिखे गए हैं, साबित कदाचार और असमर्थता। और ये भी लिखा गया कि इससे संबंधित जो प्रावधान है वो पार्लियामेंट टाइम टाइम पर संसद द्वारा किए जाएंगे। 1968 में न्यायाधीश जांच अधिनियम और 1969 में न्यायाधीश नियम, इनके तहत किसी भी न्यायाधीश को हटाया जाता है। हटाने के लिए आपको बताया था कि लोकसभा और राज्यसभा के पास, दोनों के पास बराबर की शक्ति होती है। चाहे तो प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाए, चाहे प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाए। लोकसभा लाएगी तो 100 मेंबर, राज्यसभा लाएगी तो प्रस्ताव के लिए 50 मेंबर की जरूरत होती है। जो पीठासीन होता है, इधर अध्यक्ष और इधर सभापति, उसके पास पूरा पावर है कि वो एक्सेप्ट भी कर सकता है और प्रस्ताव को रिजेक्ट भी कर सकता है। स्वीकार करता है तो 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनती है। जांच कमेटी में पूरा अधिकार है न्यायाधीश को, चूंकि न्यायाधीश को निलंबित नहीं किया जाता उस दौरान। चाहे तो त्यागपत्र दे दे, चाहे वो जांच प्रक्रिया में भाग ले, अपना काम वो रेगुलर करता रहेगा। जांच पूरी होती है, उसके बाद एक हाउस 2/3 से अगर बहुमत पारित कर देता है तो दूसरे हाउस के पास चीज प्रस्ताव जाएगा। दूसरा हाउस भी अगर सेम बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है तो राष्ट्रपति सिग्नेचर के बाद में हटना पड़ेगा। जांच से संबंधित प्रावधान किसके द्वारा किए जा सकते हैं? संसद के द्वारा। संसद ने एक्ट बनाई रखा 1968 न्यायाधीश जांच अधिनियम 1969 में नियम। अदर फंक्शंस। अब आपको और चीज क्या ध्यान रखनी है? और चीज ये ध्यान रखनी है कि जो नियुक्ति है इनकी, इसको लेकर हमने डिस्कस किया कि इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो नियुक्ति को लेकर बेसिकली ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति परामर्श के पश्चात, राष्ट्रपति परामर्श लेगा CJI से, उसके बाद नियुक्ति करेगा। 1950 से लेकर 1978 तक लगभग ऐसा ही चलता रहा। 78 में पहला केस था SP गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इसको फर्स्ट जज केस के नाम से जाना गया। इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर जो प्रावधान था वो बदलाव इसमें कुछ आया नहीं, पर यह कहा गया कि जो भी परामर्श लिया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा वो एक्सचेंज ऑफ व्यूज है, मतलब वो कोई बाध्यकारी नहीं होगा। 1993 का जो सेकेंड जजेज केस है उसमें पहली बार कॉलेजियम अस्तित्व में आया कि जब भी राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श लेंगे, उसके बाद में अपॉइंट किए जाएंगे। फिर इसके अलावा एक मामला आया 1999 में, 1998-99 में, और इसमें यह तय किया गया कि जब भी ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस
और उसको पॉपुलरली आप सेकंड या थर्ड जजेस केस के नाम से भी जान सकते हैं। असल में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था आर्टिकल 143 के तहत, और उसमें कहा गया कि जब भी नियुक्ति की जाएगी 1+4 न्यायाधीश होंगे, और ये जो सलाह होगी बाध्यकारी होगी। याद हो रहा है क्या? कुछ पूछूंगा मैं सवाल फिर थोड़ी देर में। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद में आप याद रखेंगे मुख्य न्यायमूर्ति में हमने डिस्कस किया था कि सीनियर मोस्ट को बनाया जाता है, और 2 बार इस परंपरा का उल्लंघन किया गया इंदिरा जी के द्वारा। एक बार जस्टिस सेलेट, ग्रोवर और हेगड़े को सुपरसीड कर एनरे को बनाया गया, हंसराज खन्ना जी को सुपरसीड करते हुए MOU बेग को बनाया गया। अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रोसीजर चल रहा है, जिसके तहत जो सिटिंग अभी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो अपना राष्ट्रपति को प्रपोजल भेजते हैं, अपना उत्तराधिकारी उसका नाम देते हैं और उनको नियुक्त किया जाता है। बहरहाल बहुत विस्तार से तो इस पे बात अब कर नहीं सकते। इसके बाद हमने जो आर्टिकल देखा वो आर्टिकल 125 में से याद रखेंगे इनको 125 रुपये मिलते हैं, मतलब 125 रुपये में 125 याद रख लेंगे वेतन भत्ते, और वेतन भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, और जब तक संसद नहीं करेगी वेतन भत्ते सेकंड शेड्यूल के तहत मिलेंगे। फिर 126 में देखा कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश में आपको याद रखना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पे नहीं है, ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को, यहाँ पे वरिष्ठतम नहीं लिखा हुआ है, किसी भी न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। 127 में लिखा था तदर्थ न्यायाधीश के बारे में, ये मिलान करवाने वाला सवाल भी दे सकता है। तदर्थ न्यायाधीश, देखो तदर्थ न्यायाधीश का मतलब ये होता है कि जब भी सर्वोच्च न्यायालय में गणपूर्ति कंप्लीट नहीं हो, ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट के किसी न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में आप टेम्परेरी समझ सकते हैं, अस्थायी तौर पर न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। नियुक्ति का काम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का है, CJI का, वो राष्ट्रपति से परामर्श करेंगे, और कंसर्निंग जो संबंधी जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके और तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं। हालांकि इसकी शर्त यह है कि उसी न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम योग्य हो, अहिर्त हो। 128 में सेम बात है, ये तदर्थ की है, ये रिटायरमेंट की है। 128 में बताया गया कि रिटायरमेंट जो जजेज होते हैं, सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं, उन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में, चाहे वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड हो, उनको सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर अपॉइंट किया जा सकता है। नियुक्ति तो क्या ही बोलेंगे, पर अस्थायी तौर पर उनको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है। इसकी भी सेम कंडीशन है, राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन चाहिए, और ये जो न्यायाधीश है जो रिटायर हुआ है, ये अगर सहमत है तो ही इनको सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए या कार्य के लिए ले जाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। साथ ही साथ आप ये याद भी रखेंगे कि इस तरह का न्यायाधीश रेगुलर न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा, हालांकि वेतन भत्ते विशेषाधिकार सारे इनको मिलेंगे। फिर हमने आर्टिकल 129 129 देखा, अभिलेख, रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट, अभिलेख न्यायालय, ये बहुत बार मिलान करवाता है। हाई कोर्ट 215 में, सुप्रीम कोर्ट 129 में, और अभिलेख न्यायालय में हमने ये देखा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो कार्यवाही होती है, जो जजमेंट्स होते हैं, वो रिकॉर्ड करके रखे जाते हैं और भविष्य में नज़ीर के रूप में इनको पेश किया जाता है। साथ ही साथ हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में भी जाना कि अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति इनके पास में है। फिर हमने जाना 130 में 0 आ रहा, मतलब खाली जगह पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट के स्थान के बारे में है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का स्थान दिल्ली होगा, ये लिखा हुआ संविधान में, और साथ ही साथ लिखा हुआ कि मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात भारत के किसी शहर या शहरों में इसकी अलग से भी सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया जा सकता है। बात समझ में आ गई? ये इसका एक भाग है 124 से लगा के 130 तक। इसके बाद हमने देखा आर्टिकल 131 से 131 से इसका क्षेत्राधिकार अगर बात करें
तो देखिए क्षेत्राधिकार की बात है 131 से शुरू होती है और 131 में इसका मूल क्षेत्राधिकार है, मतलब डंडा फर्स्ट फिर 3 फर्स्ट, एक एक डंडा आ रहा है, ये मूल क्षेत्राधिकार की बात है। अपीली क्षेत्राधिकार 132 से लेकर 134 तक चलता है। रीट क्षेत्राधिकार हमने मूल अधिकारों में 32 में पढ़ा, सलाहकारी 143 और आर्टिकल 145 हम देखने वाले हैं। 131 में मूल क्षेत्राधिकार, 132 से 34 तक अपीली क्षेत्राधिकार चलेगा। तो 133 में तो सिविल अपील की बात है और 134 में आपराधिक की। कैसे याद किया, ये पैसे पे मिला लेंगे, आपराधिक हो जाएगा और सिविल की बात करेंगे 133 में बात हो जाएगी। बात समझ में आ गई ना। 133 में ये बताया कि विधि का अगर कोई सारवान पर्सन है तो सिविल मामले की अपील आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। और आपराधिक में मैंने आपको बताया था कि लोअर कोर्ट के किसी मामले को हाई कोर्ट अपने पास बुलाकर अभियुक्त को मृत्युदंड की सजा सुना दे तो, या फिर लोअर कोर्ट के किसी मृत्युदंड की सजा को हाई कोर्ट ने अगर उसको बरी कर दिया तो आपराधिक मामले में अपील आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। सर्टिफिकेट और विदाउट सर्टिफिकेट दोनों बात करी थी कि प्रमाण पत्र या बिना प्रमाण पत्र के भी आप जा सकते हैं। 134 तक हो गया। 135 में हमने डिस्कस किया, ट्रिक से ऐसे याद किया कि 1935 का मतलब 135 ये हटा देना। तो 1935 के अधिनियम के तहत जो फेडरल कोर्ट का गठन किया गया था, उस फेडरल कोर्ट की सारी पावर किस में शिफ्ट हो गई, सुप्रीम कोर्ट में चली गई। तो फेडरल कोर्ट की जो शक्तियां वो सुप्रीम कोर्ट के पास में आ गई। 136 में हमने ऐसे याद किया था इसको कि 136 में कि एसएलपी का मतलब होता है कि अगर 36 का आंकड़ा चल रहा तो स्पेशल लीव पिटीशन लगा सकते हैं, विशेष याचिका। और विशेष याचिका में हमने याद रखा था कि ये सुप्रीम कोर्ट का विवेका अनुसार या विवेकाधीन मामला है और भारत के किसी भी न्यायालय या किसी भी ट्रिब्यूनल के खिलाफ आप स्पेशल याचिका, स्पेशल लीव पिटीशन लगा सकते हैं। हालांकि जो सशस्त्र बल कोर्ट्स होते हैं उन पर ये लागू नहीं है। फिर देखा है 137 में था रिव्यू ऑफ जजमेंट। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया गया निर्णय, अपने निर्णय की वो समीक्षा कर सकता है। जैसे गोलकनाथ में जो बात कही उसको केशवानंद भारती केस में उसको रिव्यू किया जा सकता है, मतलब जजमेंट को पलटा जा सकता है। एक होता है न्यायिक पुनरावलोकन, ये बात दोनों अलग अलग है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि विधायिका का कोई लॉ या एग्जीक्यूटिव आदेश को संविधान से अनकंसिस्ट होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट द्वारा नल एंड वॉइड घोषित कर देना। ये बात यहाँ नहीं है। 137 में जो लिखा हुआ वो ये लिखा हुआ कि अपने निर्णयों का क्या कर देना, समीक्षा कर देना। फिर हमने आर्टिकल देखा 138 में अधिकारिता में वृद्धि की बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है, अधिकारिता है, इसमें वृद्धि करने का पावर किसके पास में है, संसद के संघ सूची के किसी विषय के संबंध में अधिकारिता में बढ़ा सकती है, सवाल आ सकता है परीक्षा में। और फिर ये भी देखा था कि अगर ऐसी अधिकारिता बढ़ी तो आपस में स्टेट या केंद्र और स्टेट करार के माध्यम से इस प्रकार इसको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। फिर हमने 139 के बारे में देखा। 139 में था कि अगर पार्लियामेंट ऑथराइज करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसद चाहे तो ये जो रिट निकालने की सुप्रीम कोर्ट की पावर है अन्य प्रयोजन के लिए भी जारी करवाई जा सकती है। तो अधिकारिता में वृद्धि करने का पावर भी किसके पास में, संसद के पास में है। और अन्य प्रयोजन के लिए जारी करने का पावर भी किसके पास में, संसद के पास में। कौन से में लिखा हुआ, 139 में लिखा हुआ है। इसके बाद में अनुच्छेद 40 अन्य अनुषंगिक विषय हैं और उनका निर्धारण संसद द्वारा, और क्यों, किसी आदेश या निर्णय को लागू करवाने के लिए अन्य अनुषंगिक विषयों के संबंध में शक्ति भी किसके पास में है, संसद के पास में। फिर हमने 141 देखा था कि 141 में कि एक ऐसा देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होते हैं वो आबद्धकारी होते हैं, ठीक है, मानने पड़ेंगे। समझ में आ गई बात ये। 142 इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट की कोई भी डिक्री है, कोई भी आदेश है, निर्णय ये लागू करवाने की 142, वरना फोटो भेज दी जाएगी उसकी, ऐसे याद किया था। डिक्री, आदेश और निर्णय वो लागू करवाने की पावर। इसका मतलब 141 और 142 दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए से। 143 में देखिए हमने ये देखा था कि सुप्रीम कोर्ट का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार होता है। राष्ट्रपति को अगर लगता है किसी मामले में सलाह, मामलिक सलाह, एक हमने देखा, एक तो 131 का जो परंतुक लिखा हुआ है उसके मामले, अर्थात संविधान लागू होने से पहले का कोई भी संधि, समझौता, सनद, डिक्री या कोई भी करार है, उससे संबंधित कोई भी सलाह है राष्ट्रपति को, वो सुप्रीम कोर्ट को देनी पड़ेगी।
और अन्य अगर कोई प्रशासनिक सलाह वहाँ पे बाध्यता नहीं है। हालांकि दोनों ही मामलों में राष्ट्रपति फ्री है सलाह मान्य या नहीं मान्य। एक जगह बाध्यता होगी सुप्रीम कोर्ट की सलाह देने पर दूसरी जगह सुप्रीम कोर्ट की बाध्यता नहीं है। लगभग 15-16 बार ऐसी सलाह मानी गई है, 1-2 बार मना भी किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके बाद में 144 सिविल व न्यायिक सहायता संबंधित बात की गई थी, और 145 का जो एसोसिएशन है वो 143 से है। जब सलाह ली जाएगी तब ये लिखा हुआ है कि कम से कम 5 न्यायाधीशों की जो पीठ है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते हैं, संवैधानिक पीठ, वो बैठेगी। उसके बाद में राष्ट्रपति को किसी मामले में एडवाइस की जाएगी। साथ ही जो रूल्स का है, जो रूल्स अनुमोदन करने का पावर किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में। और 146 में देखा था कि इनके जो कार्मिक था वे हैं वो सीजीआई के द्वारा, और अगर नया पद अगर सर्जित करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है नया पद, नए पद से संबंधित नियुक्ति है, वो संघ लोक सेवा आयोग की सलाह पर ही सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, अन्यथा नहीं। ये लाइन आपको याद रखनी है। और 147 में देखा था इंटरप्रिटेशन, निर्वचन, बताया गया कि 1935 का अधिनियम और 47 के अधिनियम के निर्वचन संबंधित हमने बातें करी थी। कुछ सुप्रीम कोर्ट के इतिहास को हमने जाना तो हमने कहा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1935 के 1861 के हाई कोर्ट एक्ट, 1935 के भारत शासन अधिनियम और 1950, सबसे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था, जिस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में। इसमें 1+3 न्यायाधीश रखे गए थे। हालांकि सही अर्थ में ये सुप्रीम कोर्ट नहीं था, क्योंकि इसके निर्णय के खिलाफ जो अपील है वो ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल में ये साध सकती थी। 1861 में हाई कोर्ट एक्ट बनाया गया। इसमें यह भी देखा था कि इसके मुख्य न्यायाधीश का नाम एलिजन एम्पे है और 3 हाइड चेम्बरो लिक्विटेंस थे। हाई कोर्ट एक्ट में एमबीसी, मेवाड़, भीलकोर अर्थात मद्रास, बॉम्बे और केलकाटा में हाई कोर्ट स्थापित किए गए थे। 35 के तहत 1937 में भारत में फेडरल कोर्ट का गठन किया गया था। मोरिस ग्वेर प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, 1+2 न्यायाधीश रखे। इसी फेडरल के जो चौथे न्यायाधीश थे जिनका नाम हरिलाल जे कानिया, हीरालाल नहीं, हरिलाल जे कानिया, हरिलाल जे कानिया चौथे न्यायाधीश बने इसी फेडरल कोर्ट के। और यही फेडरल कोर्ट आगे जाके किस में बन गया? यही फेडरल कोर्ट का स्वरूप सुप्रीम कोर्ट बन गया। और ये जो चौथे न्यायाधीश थे हरिलाल जे कानिया, ये इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बन गए। पद पे रहते हुए उनकी मृत्यु हुई। फेडरल कोर्ट के अंतिम न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश। शपथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ हरिलाल जे कानिया द्वारा ही दिलाई गई थी। समझ में आ गया? ये हमने देखा है आर्टिकल 124 से 147 तक। तो 4 घंटे की क्लास को हमने समराइज लगभग 20 मिनट में हमने कर लिया है। बाकी डिटेल से आप चाहें तो फिर आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और नीचे नंबर है, इंडियन एजुकेटर ऐप आप डाउनलोड कर ले, टेलीग्राम पे आपको सूचनाएं मिल जाएंगी। ठीक है, ये मैंने मतलब 10x पर रिवीजन करके बता दिया, क्योंकि 3-4 घंटे की बात 20 मिनट में करवा दी आपको पूरी। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।